यस हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करें। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस के एमसीक्यूज़, जो कि हमारा पूरा सीरीज़ चला है जिसमें हम लोगों ने 7th क्लास 6th क्लास के एमसीक्यूज़ स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले हमने 6th क्लास को कंप्लीट किया, देन हम लोग 7th क्लास के ऊपर आए जिसमें हम लोग अभी प्रीवियस ही सेशन की बात करूँ तो विद्युत धारा और इसके प्रभाव इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। लाइट वाले चैप्टर पर हम लोग थे जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे और बचे हुए क्वेश्चन जो है आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही चैप्टर नंबर 16 भी आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर मैं आपको बताऊँ तो एनसीईआरटी क्लास 7th में पहले 18 चैप्टर्स थे, ठीक है, जिनको फिर कम करके जो है 14 चैप्टर्स कर दिए गए। तो यदि आपके पास लेटेस्ट बुक है तो आपको 14 चैप्टर ही दिखेंगे और पुरानी बुक्स आपके पास है तो उसमें 18 चैप्टर दिखेंगे। तो हम लोग जैसे पुरानी बुक्स थी उसके हिसाब से ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। साथ ही जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। ओके, और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आती है तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड की जा सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। आपको 4 चीज़ें दे रखी है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर, साथ ही उत्तल लेंस, अवतल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। 4 चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। आपको इससे उल्टी छवि प्राप्त करनी है तो किन 2 चीज़ों के प्रयोग से आप इसका उल्टा इमेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी इमेज का अगर हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है उल्टा तो आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले जो हमने 6 क्वेश्चन किए थे उसमें भी कुछ इसी टाइप के थे। प्रतिबिंब हमेशा छोटा चाहिए, प्रतिबिंब हमेशा सीधा चाहिए, तो कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण लगेगा, ठीक है। इसके लिए हमने 4 टेबल के बारे में भी डिस्कस किया था, चारों टेबल हमने पढ़ी है, ठीक है। एक बार वो रिवाइज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिएगा। क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? देखो, हमको उल्टी छवि चाहिए, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर मैं अवतल लेंस की बात करूँ तो अवतल लेंस तो सीधा देता है, ठीक है, तो अवतल लेंस तो मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। किससे प्राप्त हो जाएगा? मुझे उत्तल लेंस से प्राप्त हो जाएगा क्या? डेफिनेटली हो जाएगा। और अगर मैं दर्पण की बात करूँ तो उत्तल दर्पण यहाँ पर नहीं दे पाएगा, तो कौन दे सकता है? अवतल दर्पण दे सकता है। तो सी आंसर मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर कैसे किया? ऐसे किया। देखो इस टेबल के पास चलते हैं। देखो एक बार डिटेल देख लो फिर टेबल देख लेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस किसी भी वस्तु की केवल वास्तविक और उल्टी छवि बना सकते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस हमेशा किसी भी वस्तु की आभासी और सीधी छवि यहाँ पर बना सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले उत्तल लेंस है, ठीक है। हमको क्या चाहिए था? प्रतिबिंब उल्टा यहाँ पर चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं सब में प्रतिबिंब जो है आपको एग्जैक्ट जैसा चाहिए था, उल्टी छवि चाहिए थी, तो उल्टी छवि आपको इन सभी में मिल जाएगी। किस में? उत्तल लेंस के अंदर, ठीक है। उत्तल लेंस के बाद अगर अवतल लेंस देखते हैं तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता, उल्टा बनता ही नहीं। दैट्स व्हाई आपका अवतल लेंस आंसर नहीं हुआ। फिर अगर मैं बात करूँ कॉन्वेक्स मिरर की यानी कि उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा जो है छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो यहाँ पर भी उल्टा नहीं बनेगा। दैट्स वाई आपका उत्तल दर्पण भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद फोर्थ अगर मैं इमेज दिखाऊं, कॉन्केव मिरर की है, अवतल दर्पण की है। अवतल दर्पण में आपको उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। 5 कंडीशन में आपको उल्टे प्रतिबिंब दिखते हैं। अनंत पर रखोगे, वक्रता केंद्र से पहले रखोगे, वक्रता केंद्र पर रखोगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे, फोकस पर भी रखोगे, तो यहाँ तक आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको पता चल ही गया। एक तो अपना उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण हो गया और उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं, और चीज़ें क्लियर होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। ये अभी तक का सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज इरेक्टेड सच एज एन इमेज कुड बी फॉर्म्ड बाय अ लेंस। द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। ऐसी छवि किसके द्वारा बनाई जा सकती है? लेंस से जो हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है वो सीधा करना है, तो हाँ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। उत्तल लेंस से अवतल लेंस से हम लोग प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सी छवि बनेगी? अगर हमने लेंस से कोई भी प्रतिबिंब बनाया वो सीधा बना तो छवि कैसी बनेगी ये भी आपको बताना है, क्योंकि 4 कंडीशन हमारे सामने। सबसे पहले अगर सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग करिए। शर्त क्या है? कि बशर्ते छवि वस्तु से छोटी होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए कि आप अवतल लेंस का प्रयोग करिए बशर्ते कि छवि वस्तु से छोटी हो।
आप अवतल लेंस का तो प्रयोग करिए छवि वस्तु से बड़ी हो, और अवतल लेंस का प्रयोग करिए जो कि ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि छवि वस्तु के आकार की हो, मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर से आपको टेबल के पास जाना पड़ेगा और उसमें एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। क्योंकि आपको ये तो पता है कि दोनों लेंस में आभासी और सीधा प्रतिबिंब कंडीशन में, एक कंडीशन में अपन को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको लेंस का जो है, अभी अपन ने जो देखी थी टेबल, वो भी फिर से दिखा दूंगी, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेंस से तो बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, तो पहली कंडीशन चेक करिए, उत्तल लेंस छवि वस्तु से छोटी हो। तो चलो उत्तल लेंस के पास चलते हैं। ये रहा उत्तल लेंस का अपना पूरा प्रतिबिंब। ठीक है, टेबल। इसने क्या बोला है, उत्तल लेंस से, लेकिन उस कंडीशन में कि वस्तु जो है, छवि जो है वस्तु से क्या होनी चाहिए, मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, और कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, सीधा करना है। यहाँ पर अपन को जो प्रतिबिंब मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन आपको देखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमको सीधी छवि प्राप्त करनी है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, सीधी छवि प्राप्त करनी है। अब आप देखो उत्तल लेंस में केवल आखिरी कंडीशन में आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब उसमें पूछा था पहले ऑप्शन में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे बशर्ते वस्तु जो है क्या होनी चाहिए, यहाँ पर उससे प्रतिबिंब जो है अपना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, प्रतिबिंब के लिए नहीं, वस्तु के लिए बोला था कि बशर्ते छवि जो है वस्तु से छोटी हो, मतलब वस्तु बड़ी हो और प्रतिबिंब यहाँ पर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट्स वाई उत्तल लेंस अपना आंसर नहीं होगा। चलो अवतल लेंस के पास चलते, क्योंकि लेंस के लिए पूछा था, या तो उत्तल या अवतल आंसर होता। आभासी और सीधा प्रतिबिंब दोनों में बनता है। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी, अगर फोकस पर वस्तु को रखा है ना, जैसे कि अनंत पर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस पर बना, और वस्तु से बहुत छोटा बना। अनंत और प्रकाश केंद्र पर कहीं पर भी आप वस्तु को रखेंगे तो भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा। मतलब अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो अब अवतल लेंस बशर्ते छवि वस्तु से जो है छोटी हो, ये वाली चीज़ हो सकती है। अवतल लेंस बशर्ते छवि वस्तु से बड़ी हो, गलत हो गया। बशर्ते छवि वस्तु के आकार की हो, गलत हो गया। यानी कि जो अपना आंसर बना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि हम लोग इसमें अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर की जो कंडीशन है ये इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलो अब कुछ 3 से 4 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, देन आगे की साइड मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, स्कूटर में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में, स्कूटर में, गाड़ियों में जो है हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पीछे से जो बड़ी वस्तु आ रही है हमको उस मिरर के अंदर सारी दिखनी चाहिए, कितनी कार आ रही है, ट्रक आ रही है कि क्या आ रहा है। तो हमको क्या है, वो छोटी दिखेगी तो देखने में आसानी होगी। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़ी वस्तुओं का छोटा रूप देता है, बड़े क्षेत्र को छोटे वस्तुओं में कन्वर्ट करके बताता है। इसीलिए ड्राइवर को उनके पीछे का एक बड़ा क्षेत्र देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करना पड़ता है एज अ साइड मिरर। दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करिए। ये 2 डायग्राम आपको दे रखे ए और बी, और एरो जो है इस साइड है। ठीक है, अगर इसमें स्क्रीन पर अच्छे से विजिबल नहीं है तो एरो की डायरेक्शन आपके लेफ्ट हाथ, बाएं हाथ की तरफ है। दिए गए आंकड़ों में 2 अलग अलग प्रकार के माध्यम से प्रकाश का मार्ग दिखाया गया है, जो कि आयताकार बॉक्स ए और बी द्वारा दर्शाए गए हैं। लेंस ए और बी की प्रकृति क्या होगी, क्या पूछा इन्होंने कि ए और बी की प्रकृति क्या होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि 2 किरणें यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये क्या हो रही है, एक जगह जाकर मिल रही है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि किरणें एक जगह पर जाकर मिल रही है, एक बिंदु की ओर आ रही है। दैट मीन्स ये लेंस कौन सा हो जाएगा, ये हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, क्योंकि ये किरणों को अभिसरित करता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करता है। ठीक है, और लेंस बी की बात करूँ तो किरणें आ रही है, लेकिन ये क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि ये क्या हो रही है, फैल रही है। तो ये किस प्रकार का लेंस हो जाएगा, अपसारित हो रही है। दैट मीन्स ये एक प्रकार का अवतल लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अपन शॉर्ट ट्रिक समझ लेते हैं। CV अगर अपन ने लिखा तो कॉनकेव लेंस हो गया, और CX अपन ने लिखा तो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल हो गया। अब वो दर्पण के लिए मिरर हो जाएगा और लेंस के लिए लेंस रहेगा। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए। अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन है डायग्राम वाला। बूझो एक प्रिज्म पर लेजर टॉर्च से एक वर्णी प्रकाश चमकाता है। उसके पास लेजर टॉर्च है, उसने प्रिज्म के एक साइड लेजर टॉर्च को रखा। क्या वह 7 रंगों के बैंड से निरीक्षण कर पाएगा, क्या उसको 7 कलर्स यहाँ पर दिखाई देंगे क्या, ये आपको बताना है। तो देखो
जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। लेज़र लाइट अपने आप में सिंगल लाइट होती है। अगर आपको उसको प्रिज्म में रखेंगे और प्रिज्म के दूसरी साइड वेट करेंगे कि आपको 7 कलर्स दिखाई दे, तो नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि लेज़र लाइट सिंगल लाइट होती है और जो प्रिज्म देता है वो जो वाइट लाइट या श्वेत प्रकाश होता है उसको 7 रंगों में विभाजित करता है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रिज्म में प्रकीर्णन होता है और रंगों की 7 पट्टियां यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो प्रिज्म वाला। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म ए और बी द्वारा गठित स्पेक्ट्रम में रंगों का सही क्रम अपन को बताना है। जो प्रीवियस में अपन को दे रखा था ये वाला, इसमें रंगों का सही क्रम अपन को बताना है, ऊपर से नीचे, और बी वाले में नीचे से ऊपर की साइड, ठीक है। दिखा आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए भी सेम ही डायग्राम है। इसमें ऐसे बताना है और इसमें नीचे से ऊपर की साइड आपको बताना है, ठीक है। तो चलो अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो जब प्रकाश को प्रिज्मा से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंग कौन से हो जाएंगे? बेजानी, हपी नाला, है ना, ये वाली चीज़, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और ऐसे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। वाइट लाइट बीम जब इस पर डाला जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो बेजानी, हपी नाला नीचे से ऊपर की साइड, और इंग्लिश वाले विबग्योर करके इसको याद कर सकते हैं। तो जो पहला प्रिज्म ए है वो कैसे रखा हुआ है? सीधा रखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से कलर्स काउंट करेंगे तो नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे कि पहला कलर आपका रेड हो गया। 7 कलर पर कौन आ जाएगा? बैंगनी कलर यहाँ पर आ जाएगा, डन। और अगर अपन इसको उल्टा करें, ठीक है, क्योंकि दूसरा डायग्राम कैसा था, इसको उल्टा कर रखा था, ठीक है, तो उल्टा कर रखा है लेकिन नंबर्स तो वही है। तो अब इसका जो पहले लिखा था इसका आप रिवर्स कर देना, है ना। 7वें नंबर पर रेड आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? वायलेट, बैंगनी कलर सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। तो वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर और हिंदी वालों के लिए बेजानी, हपी नाला, है ना, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। जैसे जैसे इसमें वेवलेंथ इंक्रीज होती है, इसका जो डेविएशन है ना, वो क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्कूटर का साइड का शीशा टूट गया है, मैकेनिक ने इसकी जगह समतल दर्पण लगा दिया है, तो क्या इससे कोई खतरा है क्या? देखो, अगर साइड मिरर काय के लिए लगाया जाता है, उत्तल दर्पण काय के लिए लगाया जाता है? ताकि पीछे का व्यू पूरा दिखे। और समतल दर्पण लगा दिया तो एक बड़ी सी ट्रक अगर उसके पीछे चल रही है, स्कूटर के पीछे, तो ट्रक का केवल हेडलाइट ही उसको उसके मिरर में दिखेगा, ठीक है। इससे वो समझ नहीं पाएगा कि कौन सा व्हीकल आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी जान का भी खतरा हो सकता है। एक टॉर्च की अवतल परावर्तक सतह में जंग लग गई थी। टॉर्च की जो सतह होती है, अवतल परावर्तक सतह थी, उसमें जंग लग गई। टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश किरणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप देखो कि अगर अवतल दर्पण होता है ना, अवतल ये लेंस होता है, तो ये चीज़ों को कैसे करता है? अभिसारित करता है या अपसरित करता है? यदि टॉर्च की अवतल परावर्तक सतह में जंग लग जाए तो यह कम तीव्रता के प्रकाश को विसरित किरण उत्पन्न करेगा, मतलब ज़्यादा दूर तक जो है रोशनी को नहीं फैला पाएगा, क्योंकि अवतल क्या करता है? सारी जगह रोशनी को फैलाता है। लेकिन इस केस में अगर उसकी सतह पर ही जंग लग गई है तो ये ज़्यादा दूर तक प्रकाश नहीं फैला पाएगा, उसको अपसरित नहीं कर पाएगा और वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। उत्तल लेंस में किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, ये कैसे पॉसिबल है? आप उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब चाहते हो और बड़ा प्रतिबिंब चाहते हो। आपको पता है उत्तल लेंस के लिए 6 सिचुएशंस होती है। यदि लास्ट में, जो लास्ट और सबसे आखिरी वाली सिचुएशन जो अभी आपने टेबल में देखी थी, यदि वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में आप रखेंगे, है ना, तो आपको वस्तु को आप क्या करिए? उल्टा रखिए, है ना। ऑप्टिकल केंद्र और फोकस लंबाई के बीच में उल्टा रखा जाए वस्तु को, तो उत्तल लेंस में बने वाली छवि जो है बड़ा और सीधा यहाँ पर किया जा सकता है, और ये छवि कैसी होगी? आभासी होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपको यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है, जब वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तल लेंस की। चलिए आगे बात करते हैं। अखबार की एक शीट पर 2 अलग अलग प्रकार के लेंस रखे हुए, बिना छुए आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? अखबार की एक शीट है, 2 अलग अलग लेंस रखे हुए और आपको बोलना है, आपको बोला गया कि इन दोनों लेंस में से कौन सा अवतल लेंस है और कौन सा उत्तल लेंस है, ठीक है। तो अब अखबार के ऊपर रखा हुआ है तो न्यूज़पेपर में डेफिनेटली कुछ तो लिखा हुआ होगा। तो अखबार के अक्षर देखकर आप पहचान सकते हैं। यदि अक्षर बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं तो उत्तल लेंस होगा, और अक्षर छोटे दिखाई दे रहे हैं दैट मीन्स कि वो अवतल लेंस होगा, ठीक है। एक दुकानदार एक दर्पण लगाना चाहता है जिससे उसकी दुकान का अधिकतम दृश्य दिख सके, मतलब वो क्या चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो देख पाए, है ना, उसके दुकान का मैक्सिमम व्यू वो देख पाए। तो कौन सा लगाएगा? उत्तल दर्पण यहाँ पर लगा सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का सदैव आभासी, सीधे और छोटे होते हैं। उत्तल दर्पण का यह गुण होता है कि इसका जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसे हम लोग साइड मिरर में भी उत्तल ही लगा रहे थे। क्यों? ताकि आगे पीछे जो जा रही है, जितनी भी गाड़ियाँ जो हमारे पीछे से आ रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को हम लोग अपने उसके अंदर देख पाएँ,
ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम कंसेप्ट करते हुए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु और उत्तल लेंस के बीच की दूरी बदल रही है। यह देखा गया है कि स्क्रीन पर बनने वाली छवि का आकार कम होता जाता है। क्या वस्तु लेंस की दिशा में घूम रही है या फिर उससे दूर? आंसर पढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद आप आंसर देखना। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। देखो क्या बोला गया है, कोई भी एक वस्तु है और उत्तल लेंस के बीच की दूरी बदल रही है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मान लो मैंने उत्तल लेंस रखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने उत्तल लेंस रखा हुआ है। मैंने वस्तु पहले यहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, है ना। तो मतलब स्थिति यहाँ पर चेंज हो रही है। यह देखा गया है कि स्क्रीन पर बनने वाली छवि का आकार कम होता जाता है। क्या देखा गया कि जैसे जैसे हम लोग की स्थिति बदल रहे हैं तो उसकी छवि का आकार, जो प्रतिबिंब इसका बन रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। तो क्या वस्तु लेंस की दिशा में घूम रही है, मतलब वस्तु लेंस के पास आ रही है या फिर लेंस से दूर जा रही है? तो ये चीज़ कैसे पता चलेगी, टेबल से पता चलेगी। इसने क्या बोला, प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जा रहा है, प्रतिबिंब का आकार कम होता जा रहा है। मतलब कि अभी जो वस्तु है 2f से परे और अनंत परे, मतलब वस्तु जो है लेंस से काफ़ी दूर है, तभी इसका प्रतिबिंब छोटा होता जा रहा है, अत्यधिक छोटा होता जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये मेरा एक लेंस है, आप इसको ऐसे समझना कि 1 सेकेंड, अगर ये मेरा एक लेंस है, ठीक है, और ये मेरा f हो गया, ये मेरा 2f हो गया, है ना। मतलब वस्तु जो है अभी कहीं अनंत पर है और 2f से परे कहीं है। अगर वस्तु इतनी दूर है तब जाके प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जैसे जैसे वस्तु इधर आती जाएगी प्रतिबिंब कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो अब सॉल्यूशन देखो, उत्तल लेंस के मामले में जब हम वस्तु को लेंस से दूर लेकर जाते हैं तो छवि का आकार कम हो जाता है। अंततः जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो लेंस के फोकस पर एक छवि बनती है ना, जो कि वस्तु से काफ़ी छोटी, हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी छवि जो है, प्रतिबिंब जो है, काफ़ी छोटा आपको मिल रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेंस द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी, सीधी और उसके सामने विभिन्न स्थानों पर रखी गई आकार में छोटी होती है। लेंस की प्रकृति को पहचाने, मतलब एक ऐसा लेंस जिससे हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अभी मैंने आपको जो टेबल दिखाई थी वो किसके लिए लिखाई थी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए दिखाई थी। उसमें वास्तविक और उल्टा और आभासी और सीधा दोनों टाइप के प्रतिबिंब बन रहे थे। और इसने पूछा लेंस अगर उत्तल नहीं है तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, उत्तल लेंस आंसर हो जाएगा। क्या उत्तल लेंस में हमेशा आभासी, सीधा और आकार में छोटा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आप टेबल यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह पर कौन सा दर्पण होता है? स्टील का चम्मच आपने देखा है, नहीं तो अभी आप अपने घर में जाइए और उसको फोकस करिए। अगर नया चम्मच है तो उसमें आपको आपका प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन कैसा दिखेगा, है ना। स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह जो है एक अवतल दर्पण के रूप में यहाँ पर कार्य करती है, मतलब वो पूरे फेस को आपको बड़ा करके दिखा देगी। ठीक है, तो स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह अवतल दर्पण के रूप में कार्य करती है। बाहरी सतह पर एक सपाट स्टील प्लेट जो है हमेशा एक समतल दर्पण की तरह कार्य करता है, मतलब उसमें आपको एक फेस यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें होगी वो दिखाई देगी। तो जो बाहरी सतह पर एक सपाट स्टील का प्लेट है, स्टील का प्लेट है तो उसमें आप देखते हैं ना हल्की हल्की सी अपनी शक्ल दिखती है, तो वो समतल दर्पण होता है। एक गोल तली वाले स्टील के कटोरे की बाहरी चमकदार सतह जो होती है वो एक उत्तल दर्पण का कार्य करती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा लोगों को वो दिखाएगी, छोटी इमेज यहाँ पर बनाएगी। टॉर्च के परावर्तक की जो आंतरिक सतह होती है वो भी अवतल दर्पण की तरह यहाँ पर कार्य करती है। ठीक है, अवतल दर्पण की तरह यहाँ पर वो कार्य करेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, आप अपने आंसर कमेंट करते जाइएगा। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल लेंस का उपयोग बड़ी और सीधी छवि बनाने के लिए किया जाता है। क्या पूछा इसने, एक अवतल लेंस का प्रयोग एक बड़ी और सीधी छवि बनाने के लिए किया जाता है। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि अवतल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब तो बनाता है लेकिन वस्तु से छोटा बनाता है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत पड़ गई इसकी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक उत्तल लेंस हमेशा एक वास्तविक छवि बनाता है। एक सेकेंड, अभी अपन ने उत्तल लेंस पढ़ा था, उसमें अपन ने 6 सिचुएशन देखी थी। 5 में तो वास्तविक और उल्टा बना, लेकिन छठी वाली में आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना था। दैट्स वाई सेकेंड भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, बाकी के 2 आंसर आप करिए। किसी वस्तु की भुजाएं और अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आपस में बदलती रहती है। मतलब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो, जैसे कि आप
जैसे नॉर्मली इन जनरल हम लोग बात करें, जैसे सेल्फी लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका दायां बायां वाला कन्फ्यूजन होता है ना, दायां बायां होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किसी वस्तु की भुजाएं, जैसे आपके हाथ है ना, और अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आपस में बदलती रहती है। मतलब आपका दायां अवतल दर्पण का बायां होगा और अवतल दर्पण का बायां आपका दायां हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट राइट वाला वो आगे पीछे होता है। किसी वस्तु को केवल तभी देखा जा सकता है जब वह प्रकाश उत्सर्जित करती है। मतलब अगर कोई चीज़ प्रकाश उत्सर्जित करती है, क्या वो तभी दिखाई देती है? नहीं, है ना। तो अब क्यों, ये चीज़ आप समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो असत्य थी, मैंने आपको बताया कि हमेशा ये आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। दूसरा भी असत्य था, क्योंकि इसमें जो है वास्तविक, आभासी, उल्टा और सीधा सब प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। किसी वस्तु की भुजा और अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आपस में बदलती रहती है, क्योंकि इसमें पार्श्व व्युत्क्रम होता है, अर्थात बायां दायां हो सकता है और दायां बायां यहाँ पर प्रतीत होता है। किसी वस्तु को केवल तभी देखा जा सकता है जब वो प्रकाश उत्सर्जित करती है, नहीं, जब उस पर कोई प्रकाश पड़ रहा है तो वो दूसरों पर आए प्रकाश को, जो है उस पर पड़ने वाले प्रकाश को, वो क्या करती है, परावर्तित भी करती है, जिससे अपन सौरमंडल वगैरह में देख ही रहे हैं। खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को वो क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो अपन को वो लगता है कि उसका प्रकाश नहीं, वो दूसरों के प्रकाश से चमक रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें से केवल एक सही था, सी वाला, बाकी तीनों के तीनों अपने गलत थे, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है। नाउ चैप्टर नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, ठीक है, पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन करके। इसमें पानी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़मीन के अंदर जो पानी के सोर्स हैं और जो नाम उनको दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसमें जहाँ पर भी ABCDE लिखा हुआ है उसको आपको फिल करना है। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए और आंसर करिए, क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो, मतलब जो अपन क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वर्गीकरण करते हैं, वही है। ये पानी है, पानी के तीन रिसोर्सेज, पानी किन तीन अवस्थाओं में अवेलेबल होता है। दूसरा इसने लिखा है लिक्विड, है ना, मतलब पानी जो है तरल अवस्था में है। पानी हमको पता है सॉलिड फॉर्म में भी है, ठोस अवस्था में भी है, और हमको पता है पानी गैस फॉर्म में भी अवेलेबल है, जल वाष्प के रूप में, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ए और बी का आंसर क्या हो गया, ए का आंसर हो गया सॉलिड और बी का आंसर हो गया गैस, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड लिखा हुआ है। अब आपको बताना है सी का आंसर क्या होगा। मतलब लिक्विड स्टेट में जो पानी है वो एक तो रिवर दे रखा है, समुद्र, ये रिवर नदी से प्राप्त होता है, ओशियन समुद्र से प्राप्त होता है, और कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कोई भी दो नाम आप बता सकते हैं, कुएं, तालाब, झील, झरने, इन सब से लिक्विड स्टेट में पानी की प्राप्ति होती है। तो कोई भी दो नाम आप सोच लो, फिर अपन आंसर चेक करते हैं। और यहाँ पर दे रखा है सॉलिड फॉर्म में पानी होता है। सॉलिड फॉर्म में एक तो जो स्नोफॉल होती है, जो बर्फ़ गिरती है, उससे प्राप्त होता है, और एक आइस फॉर्म में अपन को पानी मिल जाता है। तो स्नो और आइस अपन रख लेते हैं, तो ई का आंसर स्नो हो गया, ठीक है। और यहाँ पर गैस फॉर्म में जो है पानी, जो है वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प के रूप में अपन को प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आंसर देख लीजिए, पहला ठोस हो गया, तीन अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। और इसने पूछा था लिक्विड स्टेट में पानी कहाँ से प्राप्त होता है, कुएं, झील से प्राप्त होता है। और इसने बोला था सॉलिड फॉर्म में, एक तो इसने लिखा था स्नो, है ना, स्नो से प्राप्त होता है, और दूसरा आइस, बर्फ अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको एक बार डिटेल आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का 71% भाग पानी से ढका हुआ है, तीन रूप में पाया जाता है, ठोस, तरल और गैस के रूप में। पानी का ठोस रूप बर्फ है, बर्फ वो जो ठंडे क्षेत्र, पर्वत शिखर, ध्रुवीय क्षेत्र आदि में मौजूद होता है। तरल रूप नदी, सागर, महासागर, झील, भूजल, कुएं आदि में पाया जाता है। गैसीय रूप या वाष्प रूप में जो है वायुमंडल में जस्ट वाष्प के रूप में ये विद्यमान रहता है। तो तीन रूप होते हैं पानी के, ठोस, तरल और गैस। एक क्वेश्चन है, एक से दो क्वेश्चन अपन थ्योरी वाले करेंगे, वन लाइनर करेंगे, उसके बाद अपन इसके MCQs स्टार्ट कर देंगे। भूजल क्या है, जल के वे कौन से स्रोत है जिनका पोषण भूजल से होता है। भूजल मतलब जमीन के अंदर का जो पानी हो गया, है ना, वो भूजल, जमीन के अंदर से जो अपन पानी निकालते हैं हैंडपम्प के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू, वो सारा अपना क्या होता है, भूजल होता है, ठीक है। जल स्तर के नीचे का वह भाग जहाँ जल मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच में पाया जाता है, भूजल कहलाता है। जल स्तर जमीन के नीचे पानी की ऊपरी सतह है, जो मिट्टी और चट्टानों के भी स्थानों पर व्याप्त होती है, सभी जगह पाया जाता है। भूजल कुओं, ट्यूबवेल, हैंडपम्प आदि के द्वारा जो है पानी की प्राप्ति हमको इनसे मिल जाती है, ठीक है, बोल सकते हैं भूजल का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बोल सकते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है? नल सूख रहे हैं मतलब पानी की कमी है। पानी लेने के लिए लंबी कतारें लग रही है मतलब पानी की समस्या, पानी की किल्लत है। पानी की मांग के लिए मार्च और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, दैट मीन्स कि पानी की किल्लत है। एक परिवार के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 बाल्टी पानी मिलता है। औसतन एवरेज हम मानते हैं कि एक व्यक्ति को औसतन 3 बाल्टी पानी डेली चाहिए होता है, ठीक है, पीने से लेकर अपने नहाने धोने सब कार्य के लिए। तो पानी की कमी इससे पता नहीं चलती है, इन तीनों से पता चलती है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की सिफारिश के अनुसार प्रति व्यक्ति न्यूनतम 50 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, मतलब पर पर्सन जो है 50 लीटर पानी होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ समय में पानी की दिक्कत होने वाली है। अतः एक व्यक्ति के लिए एक दिन की 3 बाल्टी लगभग 60 लीटर पानी यहाँ पर पर्याप्त है, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी पर समुद्र और महासागर पानी से भरे हुए हैं, हालांकि पृथ्वी पर मौजूद पानी का बहुत कम प्रतिशत पीने योग्य है। ये प्रतिशत कितना है? मतलब अपन देख रहे हैं ना, पृथ्वी पर 71% जो है पानी है, लेकिन पीने योग्य उसका कितना है? 0.006, 0.06, 0.6 या फिर 6% है। तो कितना है? 0.006% ही पानी है जो केवल पीने योग्य है, ठीक है। बाकी सब खारा पानी है जो पीने लायक नहीं है, ठीक है। और जो है बचा कुचा वो ग्लेशियर के फॉर्म में है, ध्रुवीय प्रदेशों पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का तरल रूप नहीं है? पानी का लिक्विड स्टेट कौन सा नहीं है? देखो सबसे पहले दे रखा है स्नो, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। झील का पानी लिक्विड फॉर्म में, नदी पानी लिक्विड फॉर्म में, जल वाष्प गैसेस फॉर्म में, और आइस जो है ये भी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि पानी का कौन सा तरल रूप यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एक तो स्नो हो गया मतलब पहला वाला सॉलिड, फिर एक जल वाष्प हो गया मतलब फोर्थ वाला, और फिर बचा अपना आइस 5। 1, 4 और 5 होगा। 1, 4 और 5 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। 1, 4 और 5, ठीक है, डन यहाँ से। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक आदमी ने एक जलाशय के पास जमीन खोदते हुए पाया कि मिट्टी नम थी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक आदमी ने एक जलाशय के पास जमीन खोदते हुए पाया कि मिट्टी नम थी, ठीक है। जैसे जैसे वह गहरी और गहरी खुदाई करता गया, वो उस स्तर पर पहुंच गया जहां पर मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच में सभी जगह से पानी भर चुका था। इस परत की ऊपरी सीमा को क्या कहा जाएगा? जल स्तर, भूजल या फिर जल सीमा कहा जाएगा। देखो जो व्यक्ति है खोदते खोदते उस लेवल तक पहुंच गया कि मिट्टी के अंदर का उसको पानी मिल चुका है, ठीक है। तो इस सीमा को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो जल स्तर यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। परत की ऊपरी सीमा जहाँ मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच अंतराल के बीच पानी मौजूद होता है, जल स्तर यहाँ पर कहलाता है। और इस परत के नीचे जो होगा वो जल क्या, वो स्तर क्या कहलाएगा? ऊपरी सीमा पूछा है, ऊपरी सीमा को हम लोग बोलेंगे जल स्तर, ठीक है। तो ए और बी दोनों में जल स्तर लिखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों करेक्ट है। और नीचे, इसके नीचे मतलब इसकी जस्ट निचली सतह यहाँ पर क्या कहलाएगी? भूजल यहाँ पर कहलाएगी। आपको ध्यान होगा मैंने अपन जब मिट्टी वाला चैप्टर कर रहे थे तो उसमें भी अपन ने इस लेयर के 3 नाम जाने थे, वो मिट्टी के टर्म्स में थे। सबसे पहले था अपना ए हॉरिजन, फिर अपना बी हॉरिजन था, फिर सी हॉरिजन था, और फिर बेड रॉक्स था, ठीक है। तो वो किसके लिए थे? वो मिट्टी के लिए थे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? पानी के लिए। तो पहला जो है जल स्तर कहलाएगा और दूसरा जो लेवल है वो भूजल यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का आर्थिक रूप से उपयोग करने का एक सही तरीका है? देखो पहला ऑप्शन है बावड़ियों का निर्माण करना, जो बावड़ी वगैरह होती है, वर्षा जल का संचयन करना, ड्रिप सिंचाई करना, या फिर स्प्रिंकल, है ना, इंग्लिश में इसको स्प्रिंकल कहेंगे। तो अब आप देखो कि सबसे अच्छा तरीका तो क्या होगा कि बूंद बूंद करके पौधों को पानी दो ताकि कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें सबसे बेस्ट तो ड्रिप सिंचाई है, फिर स्प्रिंकल है, फिर आप वर्षा जल का संचय कर सकते हैं, फिर आप बावड़ियों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर, 21 दिसंबर को। तो हम सभी को पता है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में बनाया जाता है, लोगों में जल को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए, जल संरक्षण के महत्व को बताने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने, कपड़े धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा
अनुशंसित पानी की मात्रा कितनी है। तो मैंने आपको ध्यान हो एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने बोला था कि लगभग 3 बाल्टी सफिशिएंट होती है, लगभग 60 लीटर। ठीक है, अभी ऑप्शन में मेरे को 50 लीटर दिख रहा है, तो 50 लीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम 50 लीटर, ठीक है, इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। हर बूंद मायने रखती है, ये नारा किससे संबंधित है। पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। तो किसी भी तरल पदार्थ की बूंदों की गिनती से, पानी की बूंदों की गिनती से, पानी का महत्व से, या फिर गिनती के महत्व से, तो ये चीज़ किससे कनेक्टेड है, पानी के महत्व से कनेक्टेड है। आपको पता है ये पृथ्वी पर जो है 71% वाटर है, लेकिन उसमें से केवल 0.06% जो है पीने योग्य है ना। तो हमें उसको काफ़ी बचाकर और जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार उसको यहाँ पर हमको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन चीज़ शामिल नहीं होती है। देखो, जल चक्र हो रहा है तो समुद्र का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ रहा है, फिर उससे बादल बन रहे हैं, बादलों से वर्षा हो रही है, फिर वही वर्षा का पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा एक सर्कल चलता है। तो वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है, इवोपरेशन की प्रोसेस होती है, संघनन कंडेंसेशन भी होता है, बादल भी बनते हैं। लेकिन वर्षा जल का जो संचय है ये जल चक्र में नहीं आता है। वर्षा जल का संचय जो है मनुष्य स्वयं से खुद से करता है। ठीक है, तो ये जल चक्र की प्रोसेस में नहीं है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप चाहें तो एक बार पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, जल चक्र का इन शॉर्ट आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। यस, ये चेक कर लीजिए एक बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जमीन में वर्षा जल के रिसाव को रोकता है। वर्षा जल का रिसाव हो रहा है, रोक सकता है, कौन रोक सकता है। पक्का फर्श, खेल का मैदान, घास का लॉन, या फिर वन भूमि। तो देखो, पक्का फर्श है, उसमें से पानी रिसता ही नहीं है। हम लोग पोछा भी लगाते तो आपने नोटिस किया ही होगा कि पानी रिसता नहीं है। ठीक है, बाकी खेल के मैदान को पानी की ज़रूरत है, घास के लॉन को और वन की भूमि को। तो अपना आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पक्का या सीमेंटेड जो फर्श होगा वो अपने अंदर पानी को नहीं जाने देगा। ठीक है, एक ब्लैंक है, एक पैराग्राफ है, उसको फिल करना है। बारिश का पानी और अन्य स्रोत जैसे नदियाँ और तालाबों का पानी मिट्टी के माध्यम से ज़मीन के अंदर, मिट्टी में जो दरारें वगैरह होती है ना, उनके माध्यम से रिसता है ना। जो खाली जगह है, जो दरारें हैं, है ना, उनके माध्यम से रिसता है। ठीक है, और खाली जगह और ज़मीन के नीचे गहरी दरारें जो है उनको भर देता है। ज़मीन में पानी को रिसने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। ज़मीन में जो पानी रिसता है उसको इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर बोला जाता है। देखिए, रिसने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाएगा, इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये पानी वाला चैप्टर अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे अपने 2 चैप्टर और बचे हुए हैं एनसीईआरटी क्लास 7th के, वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इसके आगे की क्लास आपकी नेक्स्ट 6 PM पर हो जाएगी, उसमें अपना 7th क्लास कंप्लीट होगा, फिर हम लोग अपनी 8th क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए ओवर करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।